नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इसके पहले वाली क्लासेस में हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, उसके फीचर्स को देखा और मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी को कवर किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के एक बहुत बड़े विस्तृत स्वरूप को समझने के बारे में होगा कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक सरकार तक की बात नहीं होती या सरकार तक ही सीमित नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य है, उसको समझते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट बनता है इस टॉपिक का वह है ये समझना कि डेमोक्रेसी, कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा परफॉर्म की जाती है। जो हम चुनते हैं, जिन लोगों को हमने अपना लीडर चुना है, रिप्रेजेंटेटिव चुना है, एक्चुअल में वो रिप्रेजेंटेटिव्स आगे फ्यूचर में जाकर हमारे बिहाफ पर सरकार चलाते हैं और वो डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ अस। ठीक है, हमने, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, हमें बहुत सारे अदर काम हैं जिसकी वजह से देश कैसे चलेगा, प्रशासन कैसे चलेगा, ये राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्रों के साथ किस तरह से अपने संबंध बनाएगा, उसके लिए हमने अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं या चुने जाते हैं जो डेमोक्रेसी को परफॉर्म करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था, डेमोक्रेसी एक सरकार तक की बातें समझी थी, नहीं, लेकिन डेमोक्रेसी इससे बढ़कर है। मेजॉरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन अ बिहाफ ऑफ पीपल्स। ठीक है, इवन द मेजॉरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली। कोई भी कंट्री, ठीक है, इंडिया, वर्ल्ड में कोई भी कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे आप कहीं भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं देखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब जहाँ जनता खुद से, कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव ना बनाए या भेजे, वो खुद से सारे डिसीजन ले, ऐसा होना मुश्किल नहीं है, मतलब मुश्किल है, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उन सभी पॉपुलेशन का एक मत हो जाना किसी एक विवाद पर या एक मुद्दे पर बहुत असंभव काम है। इसीलिए कुछ जो मेजॉरिटी, मतलब जो बहुमत के लोग होते हैं, जो बहुमत में होते हैं, वो बहुमत वाले लोग भी अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको चुनते हैं और उन रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से ही यहाँ पे सरकार चलाई जाती है डेमोक्रेसी में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बनेगा, मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच ए लार्ज नंबर पीपल दैट इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल। ठीक है, फिजिकली इम्पॉसिबल का मतलब हुआ कि कहीं पे सपोज करिए हमें डिसीजन मेकिंग का काम करना है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डिसीजन लेना है, डिसीजन लेने के लिए सभी का एक जगह होना बहुत ज़रूरी है। अब वो सारे लोग एक जगह फिजिकली, ऐसी कौन सी जगह होगी भारत में, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ इंडिया के मामले में, इंडिया में फ्रेंड्स ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ पे सारे इंडियंस एक जगह जाके बैठ जाएं, खड़े हो जाएं और वहाँ पे कोई डिसीजन ले सकें? क्या ऐसा फिजिकली पॉसिबल है? नहीं, ऐसा फिजिकली इम्पॉसिबल है फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। इसीलिए हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिकली इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग टुगेदर एट अ वन प्लेस। हम लोग कभी भी एक जगह बैठकर या खड़े होकर कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं और इस चैलेंज को देखते हुए हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बनाया है और वो जाके हमारे बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं। और यही पॉइंट कुछ यहाँ पे आप देखेंगे, मेंशन करेंगे, इवन इफ दे कुड, मतलब अगर ये काम हो जाए, ठीक है, ये कर सकते हैं, तो द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, डिज़ायर एंड स्किल। यहाँ पे 3 पॉइंट हैं, डिज़ायर ऐसी नहीं हो सकती उनके पास, स्किल नहीं हो सकती और उनके पास ऐसा टाइम भी नहीं होगा। मतलब इतना टाइम नहीं है पब्लिक के पास कि वो जाके ऐसे बहुत सारे डिसीजन में अपना टाइम लगाए, ना वो ऐसा करने के लिए डिज़ायर्ड है, ना उनकी वो इच्छा है। और अगर मान लीजिए टाइम भी हो जाए, इच्छा भी हो जाए, तो उनके पास प्रॉपर स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसके बिहाफ पर वो ये काम कर सके। तो फ्रेंड्स, हमने अभी देखा कुछ ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे हम डेमोक्रेसी को ब्रॉडर मीनिंग में समझ रहे थे कि सरकार चलाना या सरकार बनाना सिर्फ चुनाव में वोट दे देना, ठीक है, या चुनाव में पार्टिसिपेट कर देना ही नहीं होता। इन सब चीज़ से बहुत बड़ी चीज़ होती है डेमोक्रेसी। इसी को समझने के लिए आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में आपके पास कुछ पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, फैमिली के लेवल पे, ठीक है, स्कूल के लेवल पे आपके यहाँ पे जैसे टीचर वाली स्टेटमेंट आपके यहाँ दी गई है, कुछ और स्टेटमेंट दी गई है जो डेमोक्रेसी के एक ब्रॉडर मीनिंग को समझाते हैं, एक बड़े प्रोस्पेक्टिव को समझाते हैं। एक एक करके समझते हैं। जैसे आप इस स्टेटमेंट में देखेंगे कि अगर कोई फैमिली में डिसीजन लिया जा रहा है, आपकी फैमिली डेमोक्रेटिक है या नहीं, उसका निर्णय इस तरह से हो सकता है कि क्या उस फैमिली में लिए जाने वाले डिसीजंस सबकी आम सहमति से हुए थे या नहीं।
सपोज़ करिए घर में कोई काम होना हो, कोई एक इवेंट पार्टी है या कोई नई चीज़ ही लानी है, उसके बारे में अगर सभी मेंबर से बात की गई हो, उनका कंसर्न लिया गया हो, उनसे उनकी राय पूछी गई हो कि आपको इसमें से क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, या आपको क्या पसंद है और आपको क्या पसंद नहीं है, अगर कोई ऐसा डिसीज़न हुआ हो तो वो डिसीज़न क्या कहलाएगा? डेमोक्रेटिक। या वो फैमिली क्या कहलाएगी? डेमोक्रेटिक फैमिली। या वो डिसीज़न डेमोक्रेटिक डिसीज़न। तो सरकार पे नहीं, डेमोक्रेसी सिर्फ सरकार का पार्ट नहीं है, वो हमारी एक फैमिली का पार्ट भी है कि अगर हमारे आपस के बीच के डिसीजंस को बहुत अच्छे से आम सहमति से लिया जाए तो वो डिसीज़न या वो फैमिली भी एक डेमोक्रेटिक हो सकती है। जैसे कि हमारे स्कूल में कुछ टीचर्स ऐसा हो सकते हैं, मैं हो सकते हैं बोल रहा हूँ, जो बच्चों से नहीं क्वेश्चन नहीं पूछना है, जो मैंने पढ़ा दिया वही है, बस इतना ही पढ़ लो, आगे जाओ मत, आगे मत पढ़ो, ये मत करो, वो मत करो, कुछ इस तरह के डिसीजन सुना देते हैं बच्चों की इच्छा को जाने बिना या बच्चों के डाउट्स को सुने बिना, समझे बिना। नहीं बैठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तुम फालतू क्वेश्चन पूछ रहे हो। अगर मान लीजिए किसी क्लास में इस तरह के बिहेवियर्स होते हैं टीचर के द्वारा, तो वो क्या क्लास एक डेमोक्रेटिक क्लास है? नहीं। हमने देखिए यहाँ पे डेमोक्रेसी को क्लास से जोड़ दिया, सरकार से नहीं। क्या आपके क्लासेस में जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं वो क्लासेस में आपको क्वेश्चन पूछने की पूरी इजाज़त है? क्या आपके टीचर आपको फ्री करते हैं, एकदम फ्री रखे हैं कि आपको जो क्वेश्चन पूछना हो वो पूछिए? अगर कुछ ऐसा होता है तो वो क्लास आपकी फ्री क्लास है, अदरवाइज आपको जो क्लासेस मिलेंगी वो अनडेमोक्रेटिक। देखिए हमने क्लासेस को जोड़ दिया किससे? डेमोक्रेसी और इन सब चीज़ों से। तो डेमोक्रेसी के हम लोग ब्रॉडर मीनिंग को समझ रहे हैं। डेमोक्रेसी का ये मतलब कभी नहीं होना चाहिए, या सिर्फ इतना ही मतलब नहीं होना चाहिए कि ये सिर्फ सरकार से जुड़ी हुई बातें। डेमोक्रेसी का मेरा और मेरी फैमिली के आम जीवन में इसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछने का पूरा मौका है, जैसे आपको मैं डाउट पूछने का पूरा मौका देता हूँ, कमेंट सेक्शन में आपको जो डाउट्स हैं आप लिखिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। अगर आपको रिप्लाई मिल जाए मतलब आप एक डेमोक्रेटिक टीचर से ये क्लासेस ले रहे हैं, अदरवाइज हम अनडेमोक्रेटिक बन जाएंगे। नेक्स्ट है, किसी के लिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो सकता है? कि कोई भी भूखा न सोए। टू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंगर टू बेड। अगर किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई अगर रात भर मतलब कि एक रात के लिए अगर भूखा न सोए, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा दिन ना आए जब कभी किसी को भूखा सोना पड़े। अगर कुछ ऐसा हो जाएगा कभी लाइफ में किसी कंट्री में, तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक हो जाएगी। मे बी सरकार से अलग हटकर भूखे ना सोना भी एक मीनिंग हो सकता है किसका? डेमोक्रेसी का, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हो सकता है। और नेक्स्ट है आपका कि सिर्फ इक्वल राइट देकर इक्वल रोल निभाने का मतलब क्या है? सिर्फ आपको राइट टू वोट दे देना आपकी डेमोक्रेसी नहीं है कि चलो ठीक है मैंने सबको वोटिंग का अधिकार दे दिया गया है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई। लेकिन अगर आपको राइट टू वोट है, मतलब आपको वोट देने का अधिकार है, लेकिन आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ठीक है, अगर आपको बेसिक एजुकेशन का राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट आपके पास नहीं है, आपको फूड सिक्योरिटी का राइट नहीं है, तो क्या सिर्फ राइट टू वोट करने से, मतलब वोटिंग का राइट मिल जाने से आप एक गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो जाएंगे या डेमोक्रेटिक कंट्री हो जाएगी? नहीं। सिर्फ राइट टू वोट, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लेना डेमोक्रेसी का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव नहीं है, एक छोटा संकीर्ण भावना है। और हम लोग का टॉपिक देखिए क्या है? ब्रॉडर पर्सपेक्टिव या ब्रॉडर मीनिंग। तो हमें सिर्फ राइट टू वोट नहीं, हमें चाहिए इक्वल इन्फॉर्मेशन का राइट, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन चाहिए। हमें जितने भी हमारे बेसिक एजुकेशंस हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। हमारा जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारी कंट्री में उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। पूंजीपति लोग, बड़े बड़े लोग, नेता, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, सारे अच्छे रिसोर्सेज को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और जो आम जनता है वो बहुत कम रिसोर्सेज में अपना जीवन कर रही है। तो अगर आप इक्वल रिसोर्सेज को भी मानते हैं या बांटते हैं तो आपको तब आप जाके किसी ब्रॉडर कंसेप्ट को या डेमोक्रेसी के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को समझ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था या ये है हमारा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। डेमोक्रेसी सिर्फ सरकार तक की बातें नहीं है, ठीक है। ये आप अपने दिमाग से हटा दीजिए कि सरकार, अगर कहीं पे सरकारों की बात होती है या नेता चुनाव या इन सब वोट की बात होती है तो ही डेमोक्रेटिक है। अगर आपकी फैमिली में कुछ ऐसे डिसीजन हो जो सबसे पूछ के लिए आते हैं, आपकी फैमिली डेमोक्रेटिक हो जाएगी, क्लासेस आपकी डेमोक्रेटिक हो जाएंगी, ठीक है। कोई भूखा ना सोए, किसी के लिए ऐसा हो सकता है कोई भूखा ना सोए, तो वो उसके लिए डेमोक्रेसी हो जाएगी।
जैसा कि हमने देखा पहले भी कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर डेमोक्रेसी अपनाते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। इंडिया में कोई डायरेक्ट रूल नहीं है कि जनता हूँ मैं, एक पब्लिक का पार्ट हूँ, तो कल कोई डिसीजन होना चाइना पे अटैक करना है कि नहीं, हाँ करना है, चलो मैंने डिसीजन ले लिया, लेके चल गया 10 लोग 15 लोग चाइना पे अटैक करने। नहीं, हमने रिप्रेजेंटेटिव्स बने, हमने मोदी जी को अपना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना रखा है, ठीक है, रक्षा मंत्री हमारे पास हैं, विदेश मंत्री हमारे पास हैं, ये सब लोग डिसीजन लेंगे क्या करना है। ये बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इनके पास इंफॉर्मेशन है, ऑफिसर्स हैं, इनके पास जानकारियाँ हैं, और उन इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को ये लोग समराइज़ करके डिसीजन लेंगे। रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने बना रखा है डेमोक्रेसी को चलाने के लिए। हमने इसी को और एनहांस करने के लिए 1992 में, ठीक है, इंडिया के डेमोक्रेसी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने लाया था या पास किया था, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हमने पंचायती राज, जिसको हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं या थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, उसको एस्टेब्लिश किया, और इसके एस्टेब्लिश हो जाने से हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी और ज़्यादा एनहांस हो गई और ज़्यादा ब्रॉड हो गई, ठीक है। तो कुछ ये पॉइंट्स थे आपके टॉपिक ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आज की क्लास। हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो आपके क्वेश्चन आंसर इसी चैप्टर से, क्योंकि हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, हमारे जितने भी टॉपिक्स थे हमने वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं, और उन टॉपिक्स को में यानी इस चैप्टर में कौन कौन से किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे हम उनको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ऐसी ही कुछ वीडियोस या इसी तरह की वीडियोस देखनी है और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक कर दीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पे आप एक्टिव हो सकते हैं ताकि आपको जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पे, यानी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे।